छत्तीसगढ़ लंच के बाद फिर से हम हाजिर हैं पल पल का अपडेट देने के लिए। लोकसभा की छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में क्या चल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन रिजल्ट अप्रत्याशित हो चुके हैं। जो एग्जिट पोल थे वो देश का एग्जिट पोल कुछ और ही कह रहा है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह, जो लगातार छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, तमाम जगहों पर जाकर पसीना बहाकर आए। उनसे पूछेंगे जहां पसीना बहाए वहां का रिजल्ट क्या कह रहा है। निश्चित रूप से अभी तो सब आगे पीछे अप डाउन चल रहा है और शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि सकारात्मक रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। छत्तीसगढ़ में तो रिजल्ट आपके फेवर में आ ही गए हैं। छत्तीसगढ़ में हम अभी 10 सीटों पे आगे हैं और लगभग विजयी की ओर है। एक सीट जो कोरबा है उसमें थोड़ा सा अप डाउन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे भी हम विजयी होंगे। कहते हैं कि कोरबा सीट जो है 400 किलोमीटर में फैला हुआ है, पेटियां लगातार खुल रही हैं और हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है, लीड जो गैप है वो दूर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को? नहीं, उम्मीद तो बहुत है जी। अभी कोरबा क्या 10 राउंड के लगभग कोरबा सिटी का जो है वो बचा हुआ है जी। तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि कोरबा में हम पीछे रहेंगे। 11 की 11 सीट हम जो है छत्तीसगढ़ से जीतने जा रहे हैं। क्लीन स्वीप, बिल्कुल एकदम क्लीन स्वीप है। पिछले बार एक चूक गए थे, इस बार वो चूक नहीं होगी। विजय बघेल जी के बारे में बता दूं, दुर्ग लोकसभा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के और 3,28,093 वोट। ये लीड का अंतर कहां तक रुकेगा, मतलब ये चलते जाएगा? ये लगातार चलता जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं से भी कांग्रेस प्रत्याशी ने किसी भी बूथ से लीड नहीं लिया है जी। लोग जानना चाहते थे कि भाई आपकी भूमिका इस दुर्ग लोकसभा में थी क्या। जो कांग्रेस प्रत्याशी है, जब उनकी सरकार भी थे, वो भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी के दाहिने हाथ कहलाते थे। पाटन प्रभारी थे, पाटन के प्रभारी थे। उनका जन्म दुर्ग शहर में हुआ, लेकिन वो कभी एक नेता के रूप में कभी नहीं उभर पाए। जो आम जनमानस उनके दरवाजे पे कोई काम लेके कभी भी गई तो उनको निराश होकर लौटना पड़ा। भले आप मुख्यमंत्री के खास थे, लेकिन किसी को आपने हॉस्पिटल में कोई सुविधा दिलाने में काम नहीं किया। आप जिस शहर पे रहते उस शहर के डेवलपमेंट को लेके आपने कोई योगदान नहीं दिया। विजय बघेल का पूरा जो जीवन है वो राजनीति और समाज सेवा में हमेशा अग्रसर रहे हैं, तो जिसका पूरा लाभ जो है, आप पिछले बार 380 से हम जीते थे, अभी भी लगभग 10 राउंड बाकी है और तो 328 पहुंच गए। 328 पहुंच गए हैं हम। हमारा आंकड़ा तो 6 लाख तक का पहुंचने का है। टारगेट था इस बार, टारगेट था, तो उस लक्ष्य के समीप हम पहुंच पाएंगे। वैशाली नगर विधानसभा जिसके लिए आपने टारगेट दिया था कि भैया 1 लाख पार मैं दिलाऊंगा, कहां तक पहुंचे और कहां तक आने वाले हो? अभी वैशाली नगर मंडल और सुपेला मंडल के वार्ड हुए हैं, अभी कैंप मंडल पूरा बचा हुआ है और अभी हम 50,000 के लगभग पहुंच चुके हैं जी। वो जो है आंकड़ा जो है 1 लाख का, जो मैंने कहा था लक्ष्य, वो 1 लाख के करीब हम पहुंच रहे हैं। कैंप मंडल बीजेपी का गढ़ है? बिल्कुल बीजेपी का गढ़ है। मेरा जन्म भी कैंप क्षेत्र में हुआ है और विजय बघेल जी को कैंप के लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं और पूरा वैशाली नगर विधानसभा में उनकी लोकप्रियता है। भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है। यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने में विश्वास रखते हैं, कमल छाप पे मतदान करने पे विश्वास रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है बढ़त ज़्यादा आपको मिलेगी। जब आप प्रचार करने निकलते थे, जब निकलते थे, वार्ड जाते थे, क्योंकि शहरी वाला विधानसभा है आपका, वैशाली विधानसभा, लोगों का रुझान क्या होता था? जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं कि 3,28,000 अभी तक का है और आप कह रहे हैं कि 5 लाख पार जाएगा, तो वो क्या उस समय लग गया था आपको कि 5 लाख तक चले जाएंगे? नहीं, उसके पीछे मैं बताया ना आपको कारण। उसके पीछे ये था कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी विजय बघेल की लोकप्रियता के आगे बड़ा शून्य है जी, और उनकी कोई भूमिका कभी रही नहीं है। क्या होता है कि अगर एक पार्षद भी अगर चुनाव लड़ता है और वो पार्षद बनता है तो 4 काम करके दिखाता है। आपकी भूपेश बघेल की सरकार थी 5 साल, राजेंद्र साहू जी जो है, जो उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो भूपेश बघेल जी के बड़े करीबी थे, लेकिन शहर को कोई लाभ नहीं दिला पाए। किसी के बच्चे का ना एडमिशन करवा पाए, ना किसी को स्वास्थ्य सुविधा दिला पाई। कोविड जैसा काल आया था 2 साल, उसमें उनकी भूमिका कहीं नहीं थी। विजय बघेल जी झाड़ू लगाने भी निकलते हैं। विजय बघेल जी जो है मास्क लगा के लोगों की सेवा करने के लिए भी पहुंचे हैं। तो लोगों ने ये देखा है कि विजय बघेल को अपने सुख दुख में भी लोगों ने पाया है। वही एक मूल कारण है जो उसके प्रति। दूसरा, देश में जो डेवलपमेंट हुआ, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे वाराणसी का विकास हो, चाहे सीए हो, 3 तलाक कानून का मामला हो, ये सारे लोगों ने देखा कि ये देश का चुनाव है, तो वो हमें विश्वास हो गया था कि दुर्ग लोकसभा में ये बढ़ेगी। और बाकी अगर राज्यों में अगर कहीं कुछ माइनस हो रहा है
तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं जातिगत जो मामले रहते हैं वो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम थोड़े से उसमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। देश का मूड कुछ और कह रहे हैं। एनडीए 296 सीटों पर अभी तक आगे है और इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस आपका विरोधी गठबंधन है, वो 230 सीट, यानी कि 100 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को मिला है। ये कैसे हो गया देश का मूड? देखिए, ये तो जो है उससे स्वीकार तो करना पड़ेगा जी। और अभी जो वर्तमान जो स्थिति है, अभी आते आते समय जो है जी बचा हुआ है 10 राउंड का, लगभग कई जगह से खबर आ रही है जहां पे बीजेपी जो प्रत्याशी है वो 1000-2000 मतों से आगे पीछे चल रहे हैं। ऐसे कई सीटें हैं जिसपे ये तय होना बाकी है, रिजल्ट आना। तो मुझे ऐसा लगता है अभी कम से कम अभी 4 बजे हैं, आप ये समझ लीजिए 5-साढ़े 5 बजे तक आपको जो 241 सीट आपको भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है और 294 आपको जो एनडीए की दिख रही है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें बढ़ोतरी दिखेगा। हम जो है 272 के लक्ष्य को पूरा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन राम मंदिर भी नहीं चल पाया ऐसा लग रहा है, क्योंकि 300 सीट प्लस थी आपकी बीजेपी और 240 पर आ गए। मतलब नुकसान बीजेपी को हुआ है 50-60 सीटों का, प्योर बीजेपी नुकसान हुआ है। और नुकसान इसलिए हुआ है, इसकी समीक्षा होगी। और सबसे ज़्यादा जो मैं ये समझता हूँ कि जो मतदाता हैं जो मतदान करने नहीं जाते हैं जी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर हुआ है जी। और गर्मी का इतना भीषण गर्मी में लोग परेशान थे, शादियां थी जिसके कारण लोग मतदान करने नहीं निकले। ये भी इम्पैक्ट और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। और ये कुछ फैसले हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर पॉजिटिव उसी तरीके से, जहाँ पे उड़ीसा में हमारी सरकार नहीं थी, हम उड़ीसा में सरकार बना लिए। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, हम अपने सहयोगी दल टीडीपी के साथ हम सरकार बना रहे हैं। तो भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। भाजपा सीट में जरूर थोड़ी कम हो गई है, जो यूपी से हमें उतना उम्मीद नहीं था कि हमें कोई नुकसान होगा। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा फैसला, जनता का फैसला स्वीकार है। लेकिन ये शाम आते आते मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर होगा जी। तोखन साहू बिलासपुर से भाजपा के प्रत्याशी है, 83,000 वोट से आगे चल रहे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पीछे हो गए, जो बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी है। देवेंद्र कहाँ चूक गए आपके नज़रिए से? बीजेपी तो जीत गई है, जीत रही है, देवेंद्र कहाँ चूके आपके नज़रिए से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र यादव जी ने थोड़ा जल्दबाजी कर दी अपनी राजनीतिक कैरियर में जी। बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि देवेंद्र यादव जी को जो इस बार विधानसभा की जो जीत थी जी, वो मात्र 1400 से जीत थी, 1400 या 1600 के लगभग की जीत थी जी। और उससे उनको आकलन लगाना चाहिए था कि जनता आपसे बहुत कुछ अपेक्षाएं रखती है कि आप और डेवलपमेंट करें, भिलाई क्षेत्र में और विकास करें, ताकि हम आपको भी जो है बड़े मतों से जिताएं। लेकिन आप 1400 जीते हैं, आप यही आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं और प्रदेश स्तरीय लीडरशिप के रूप में उभरना चाहते हैं और आप जो है सीधा चले गए बिलासपुर। और बिलासपुर का जो नेचर है, बिलासपुर का जो नेचर है वो हमेशा अपने स्थानीय लोगों को ज्यादा महत्व देती है। और देवेंद्र यादव जी का कद इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है या प्रदेश स्तरीय नेता नहीं हुए हैं कि वो वहां पे जाके इतनी जल्दी वहां पे विजयी हो जाएं और इतना अपना कर लें। इतना आजकल जनता जो है बड़ी समझदार है। ये रिजल्ट आपको पहले से मालूम था कि ये रिजल्ट होने वाला है? ये बिलासपुर की जनता अधिकतर जानती है और बिलासपुर की जनता से, क्योंकि छत्तीसगढ़ बड़ा छोटा प्रदेश है तो एक दूसरे से संवाद होते रहता है। तो वहाँ की जनता से भी सामाजिक स्तर पे मैं बैठक लेने भी गया था, तो वहाँ पे भी बात हो रही थी। जो कांग्रेस के जो लोग हैं स्थानीय जो वहाँ के विधायक थे, जो पूर्व विधायक थे, वो अपने घूम घूम के इस बात को कह रहे थे कि देवेंद्र यादव जी को भिलाई लौटाना है और देवेंद्र को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना है। तो ये प्रचार करने की आवश्यकता बीजेपी को नहीं पड़ी। उनके जो खुद की पार्टी के जो लोग हैं इस अभियान में लग गए कि देवेंद्र को वापस बस में बैठा के ट्रेन से आने की कोशिश किए थे, बाई ओर चले गए थे, लेकिन उनको बस की टिकट से जो है वापिस भिलाई भेजना है, ये तय कांग्रेसियों ने कर लिया था। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। देवेंद्र ने बयान दिया था पिछले दिनों कि मैं वापस भिलाई नहीं जाऊंगा, बिलासपुर का रहूंगा, बिलासपुर का बेटा बन जाऊंगा। तो अब ऐसी स्थिति में देवेंद्र क्या करेंगे? अब तो चलो चुनाव हारते नजर आ रहे हैं, वापस तो भिलाई आना पड़ेगा। अब वो कहेंगे कि मैं भिलाई का बेटा हूँ,
चुनाव में तो ये सब चलता है। अब देखिए क्या होता क्या है, वो तो देवेंद्र यादव को तय करना है, क्योंकि राजनीति में कोई भी बयान अगर आप देते हैं तो आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ बयान देना पड़ेगा। आपने जो ये शब्द कहा कि मैं भिलाई नहीं आऊंगा, जिसको लोगों ने कैच कर लिया, अब आपको इस अभियान में भिड़ना पड़ेगा, यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप भिलाई के हो, क्योंकि आपने बिलासपुर की जनता को कसम खा के कहा था कि मैं जो है अब मैं भिलाई लौटूंगा नहीं, और भिलाई से अब मेरा वास्ता नहीं है। लेकिन अब जो है भिलाई आपको वापस आना ही पड़ेगा, और भिलाई में आपको अब एक इमेज बनाने की, अब डेवलप करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप भिलाई के हो, और वो अब संभव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राजनीति में फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, और वो आपने तय कर लिया कि भाई मैं भिलाई में अब वापस नहीं लौटूंगा। अब जनता को क्या मुंह दिखाओगे? और भिलाई की जनता जिसने देवेंद्र यादव को बनाया, भिलाई ने 2 बार चुनाव जीता उन्होंने, 2 बार आपको महापौर बनाया, आपका जन्मस्थली भिलाई है, आपके परिवार की जो रोजी रोटी है, परवरिश है, वो इस भिलाई से है। भिलाई की पहचान पूरे भारत में है, और भिलाई ने ही देवेंद्र यादव की पहचान बनाई थी। और ऐसा आपका वक्तव्य आना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी राजनीतिक चूक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई होगी, पिछले 2-2.5 महीनों में भिलाई वाले भी आपसे मिले होंगे, क्योंकि विधायक जी आप नहीं थे यहाँ पे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अहम रोल होगी थी? नहीं, मैं तो अभी झारखंड 17 दिन मैं झारखंड में था, फिर मैं चेन्नई चला गया, और यहाँ पे विजय बघेल जी को 1 लाख का जो लक्ष्य था उसे पूरा करने के लिए यहाँ रात दिन मेहनत किया। अब जो है मैं कल रात को लौटा हूँ, और अभी मैं होटल सेंट्रल पार्क में अपने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के, वैशाली नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे मैं देख रहा था जी कि क्या रिजल्ट है देश भर का। तो वहीं पे बैठ के मैं सभी लोगों का मनोबल बढ़ा रहा था, और अभी जश्न मनाने की तैयारी है, फटाके फोड़ने की तैयारी है, मिठाई ऑर्डर की तैयारी है, मिठाइयाँ पूरे लबालब है। सुबह से सभी कार्यकर्ता बढ़िया इडली, डोसा, सांभर बड़ा, आम का पना, मठा, काजू कतली सब खा रहे हैं, और बस अब जो है हम जनता के बीच में जाएंगे, वैशाली नगर की जनता का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि मुझे जो जवाबदारी मिली थी पार्टी की तरफ से वैशाली नगर विधानसभा की मिली थी। मैंने माननीय सांसद महोदय को कहा था कि 1 लाख का लक्ष्य रहेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। मैं अपने चुनाव में 51,000 का मैंने लक्ष्य रखा था, 41,000 से मैं जीता था, और मैंने इनका 1 लाख से, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पूरा उम्मीद है कि जो है हम 1 लाख के लक्ष्य को पूरा करेंगे, और सांसद जी को और सांसद जी को हम जो है गिफ्ट के रूप में वैशाली नगर की जनता जो है गिफ्ट देगी 1 लाख के लक्ष्य। राजनांदगांव लोकसभा पर क्या कहेंगे? भूपेश बघेल जी 54,197 वोटों से पीछे चल रहे हैं। संतोष पांडे आप उनको प्रचार करने गए थे, कवर्धा में माहौल क्या था, राजनांदगांव में क्या माहौल था? देखिए, संतोष पांडे जी एक बड़े नेता हैं, और भूपेश बघेल जी का कद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद कम हुआ है, और आप ये समझना पड़ेगा कि भूपेश बघेल जी को आप अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने के लिए उनको वहां पहुंचना पड़ा, और वहां पहुंच के वो वहां के लोगों का दिल नहीं जीत पाए जी। क्योंकि देखिए विधानसभा में उनको एक कहीं ना कहीं एक उनकी हार हुई थी विधानसभा में, और लोगों ने इस बात को उनको बताया था कि आपकी जो योजनाएं हैं न युवाओं के पक्ष में है, न किसानों के पक्ष में है, न महिलाओं के पक्ष में है, और इसलिए जो है आपको वापस लौटना पड़ेगा, आपकी सरकार को जाना पड़ेगा। उनकी सरकार को लौटाया गया। वैसे ही राजनांदगांव की जो जनता है बड़ा ही संस्कारिक राजनांदगांव को माना जाता है, तो इस संस्कारधानी माना जाता है। तो न्याय में मुझे ऐसा लगता है कि वो संस्कारधानी ने बता दिया है कि यहाँ पे झूठ नहीं चलेगा, यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और लेकिन सवाल संतोष पांडे पर भी उठ रहे थे कि आए नहीं, काम नहीं किए, फिर ये जो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं 50,000+ वोटों से लीड, ये कौन से मोदी जी की है कि संतोष पांडे की लीड है? एक घर में मनमुटाव होता है, भाई भाई का झगड़ा थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन समझौता भी होता है। राजनांदगांव की जनता से संतोष पांडे जी का एक घरेलू संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है, सुख दुख में हमेशा गए हैं, और लोकसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र होता है। एक पार्षद अपने वार्ड में 5 साल में कई गली भूल जाता है, विधानसभा में विधायक जो है कई वार्ड में कोई गली में नहीं पहुंच पाता।
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के रूप में राजनांदगांव में चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे रेल विस्तारीकरण का मामला हो, ऐसे कई जो है उस मानपुर मोहल्ला हो, खैरागढ़ हो, आपका गंडई क्षेत्र में मुझे याद है कि एक पतली सड़क से हमको जाना पड़ता था। हाँ, तो ऐसे जो आप देखेंगे बहुत सारे क्षेत्रों में, सभी विधानसभाओं में संतोष पांडे जी का विकास के मामले पे बड़ा योगदान रहा है। भूपेश बघेल जी जो है आगे मुख्यमंत्री रहते भी उन्होंने नांदगांव में कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात भूपेश बघेल जी का ये है कि उदय मुदलियार जी के साथ घटना हुआ झीरम घाटी वाला, उनके परिवार के साथ भी उन्होंने 5 साल में मुझे नहीं लगता कि 5 बार भी उनके घर गए होंगे। एक दूसरे के यहाँ चले जाते हैं जो वहाँ पे आडंबर टाइप वाले युवा कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनके घर कभी नहीं गए। तो ऐसे नाराजगी लोगों में थी कि भूपेश बघेल का राजनांदगांव को लेके क्या योगदान है, पहले भूपेश बघेल जी बताए। और मैं तो सामाजिक बैठक लेने गया था, मैंने अपील की थी कि वहां पे भी सब लोग भूपेश बघेल जी का जो टिकट है वो तय करके रखो बस की। यहाँ से सीधा ससम्मान, कितनी टिकट बुक हुई है? ससम्मान नांदगांव से भिलाई 3 तक की बस की टिकट होनी चाहिए। उनको भिलाई 3 में उतारेंगे और अपनी कार से मैं जो है उनको उनके निवास तक छोड़ के आऊंगा। तो भूपेश बघेल जी को लौटाया है नांदगांव की जनता ने, और बहुत अच्छा फैसला जो है जी वो कहीं ना कहीं जो है नांदगांव की जनता का रहा है। बृजमोहन अग्रवाल बड़ी लीड की ओर बढ़ रहे हैं, 3,92,000 लीड ले चुके हैं। विकास उपाध्याय 3,21,000 वोट ही मिले उन्हें अभी तक। देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी टॉप 10 में रहेंगे, कभी चुनाव नहीं हारे, टॉप 10 में रहेंगे। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनको बताना पड़ा कि मैं रायपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। लोग रोने लग गए थे कि अब हमारी चिंता कौन करेगा, विकास कौन करेगा, डेवलपमेंट कौन करेगा। बृजमोहन अग्रवाल जी को ये बताना पड़ा कि मैं आपके बीच में हूँ। और आप देखिएगा लीग जो है टॉप 10 में आएगा। आप देखेंगे कि अमित शाह जी वो 6.5 लाख पार कर चुके हैं जी। जो इंदौर के जो हमारे प्रत्याशी है जिनके खिलाफ कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं होता, और 9 लाख से ज्यादा हो चुका है उनका जी। तो ऐसे टॉप 10 में जो है बृजमोहन अग्रवाल जी रहेंगे और बड़े योग्य नेता है और 8 बार के विधायक हैं, और कहीं ना कहीं सेंट्रल में जो है सभी लोगों से अच्छा सामंजस्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गौरव हैं छत्तीसगढ़ के। केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे? देखिए आपके सामने धर्म संकट 2 होगा ना, एक तो विजय बघेल जी आपके लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वो भी इसी लीड पे जा रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी भी हैं, 2 लोग हैं, 2 में से किसको बनाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए ये चॉइस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं होती है, ये सेंट्रल नेतृत्व तय करता है। और अभी हमारे गठबंधन की सरकार बन रही है, हमारे जो सहयोगी दल है उनमें भी बहुत सारे लोग मंत्रिमंडल में आएंगे, लेकिन ये तय है कि छत्तीसगढ़ को इस बार नेतृत्व मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा गिफ्ट हम नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं और नेतृत्व तो मिलना चाहिए, ये हर छत्तीसगढ़ वासियों की इच्छा है। विजय बघेल जी बहुत काबिल हैं, 2 बार वो हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लोगों को, एक अपनापन लगता है उनसे मिल के लोगों को। तो मुझे लगता है कोई अच्छा निर्णय जो है केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के विषय पे लेगा। और व्यक्ति का स्वार्थ होता है जी। मैं भी वैशाली नगर का स्वार्थ है मुझे, तो मैं तो चाहूंगा विजय बघेल जी केंद्रीय मंत्री बने। स्वार्थ तो रहता है ना व्यक्ति का, मतदाता के हैसियत से भी, मतदाता के हैसियत से हूँ और उनका विधायक के हैसियत से हूँ, तो एक स्वार्थ रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी तय करती है कि कौन क्या बनेगा जी। महासमुंद चले जाते हैं, वहाँ से हमारे दुर्ग जिले के रहने वाले ताम्रध्वज साहू जी चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी से, और बीजेपी से आपकी पार्टी से है रूप कुमारी चौधरी, 1,25,000 वोटों से आगे चल रही हैं। कितना अंतर जाएगा ये? 1 लाख अधिक वोटों से हमारे बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं जी। किस कॉन्फिडेंस के साथ ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद पहुंचे, ये आश्चर्यचकित है। आप जो नेता दुर्ग जिले से गए सब पे आप सवाल उठा रहे हैं, सवाल इसलिए देवेंद्र यादव, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, वो इसलिए उठा रहा हूं मैं, भाई लायक है ना, चुनाव लड़ने लायक है वो? नहीं, प्रदेश के नेतृत्व के लायक नहीं है। अच्छा। देखिए भूपेश बघेल जी को मैं ये मान सकता हूं कि आप मुख्यमंत्री थे तो आप पहुंच गए जी, लेकिन आप मुख्यमंत्री के रहते नांदगांव में आपका क्या योगदान? और आप ताम्रध्वज साहू जी चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो, ये दोनों रूप से महासमुंद के लिए उनका कोई बड़ा योगदान नहीं रहा, जबकि पार्टी ने उनको मौका दिया था। सरकार ने पिछली बार के कांग्रेस की सरकार ने उनको मौका दिया था कि आप प्रभारी मंत्री हैं, आपको चुनाव लड़ना था तो आपको एक बड़ा डेवलपमेंट करके वहां से निकलते ताकि लोग आपका नाम लेते। देखिए आज ओपी चौधरी जी कलेक्टर थे जी, और जहां जहां वो कलेक्टर थे, आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं दंतेवाड़ा गया हुआ था, बहुत आश्चर्यचकित बात, कभी आप दंतेवाड़ा जाएंगे तो एजुकेशन सिटी के अलावा
आप दंतेवाड़ा जब दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे तो उसके सामने में एक स्विमिंग पूल है, एक उन्होंने स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। उस स्विमिंग पूल को आप जाके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो प्राइवेट किसी का स्विमिंग पूल है। अच्छा, इतना सुंदर तरीके से उसके ओपी चौधरी जी जब कलेक्टर थे तो उसे उन्होंने बनाया था उस स्विमिंग पूल को जी। और आप मैंने पता किया कि इसे कौन देखता है, इसे स्विमिंग देख रहे किसके नियंत्रण में है, तो पता चला वो नगर पालिका के बजट से बना है। अच्छा। और नगर पालिका ही उसकी देख रेख करती है। तो राजनांदगांव में भी ऐसा कोई बड़ा डेवलपमेंट कि भाई ये भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री रहते बनाया तो वो कर देना था। प्रभारी मंत्री थे आपके महासमुंद के ताम्रध्वज साहू जी, तो उनको कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर देना था कि नहीं हम तो इस बार ताम्रध्वज साहू जी को वोट देंगे। उन्होंने देखिए प्रभारी मंत्री थे तो इन्होंने ऐसा बना दिया। आपको मैं बताऊंगा, आप आश्चर्यचकित होंगे। महासमुंद मेरा घर है, वहां पे मैं छोटा था, करीबन मेरी उम्र थी 6वीं क्लास में मैं था। तब से मैं वहाँ शीतकालीन छुट्टी मनाने अपनी भाभी के यहाँ मैं जाता था। मैं वहाँ देखता था, तब से उस कांग्रेस के भवन को देखता हूँ मैं वहाँ पे। आज भी उसी स्थिति में, मतलब ये समझ लो कि जो टूटा फूटा कांग्रेस भवन है, जब आप अपनी पार्टी के उस भवन को, हमारा उसी महासमुंद में हमारा भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यालय देख लीजिए, और हमने जो डेवलपमेंट किया उस काम को महासमुंद की जनता से आप पूछ लीजिए। आप रूप कुमारी चौधरी जी जो है जी, एक दमदार नेता है। उस क्षेत्र में जिला अध्यक्ष के रूप में संगठन को भी बड़ा मजबूत करने का काम उन्होंने किया, और उसके साथ वहाँ के आसपास की सीट को भी विजय दिलाने में उनका बड़ा योगदान है। महासमुंद की जो प्रॉपर सीट है, जो राजू सिन्हा जो वहाँ से चुनाव लड़े थे विधायक के रूप में, वो भारी मतों से उनको विजय दिलाने में इनका बड़ा योगदान है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनकी कोई योग्यता नहीं थी, वो क्यों चले गए, और सिर्फ टाइम पास करने के हिसाब से कांग्रेस ने जो है, इनके पास प्रत्याशी नहीं थे स्थानीय तौर पे। शिव डहरिया का जाना, भूपेश बघेल जी का जाना, देवेंद्र यादव जी का जाना बड़ा आश्चर्यचकित है जी। एक सीट कांकेर है, भोजराज नाग जी 2030 वोटों से चुनाव मतलब आगे लीड कर रहे हैं। यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प हो गया है, वीरेश ठाकुर टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को। नहीं, मैं इसमें कोई दो मत नहीं है कि वीरेश ठाकुर जो हमारे पास जो सूचना भी आ रही थी जी, उसमें कहीं ना कहीं वीरेश ठाकुर को थोड़ा मजबूत बताया जा रहा है। सीट को आप लोग भी मान रहे थे कि थोड़ी कमजोरी? नहीं, कमजोरी नहीं मान रहे थे, जीतेंगे हम, अभी भी जीतेंगे उसमें जी, लेकिन थोड़ा सा उनका जो लोगों का जो फीडबैक आ रहा था कि नहीं, यहाँ पे वीरेश ठाकुर जी जो है थोड़ा सा व्यक्तिगत उनकी इमेज अच्छी है, लोग पार्टी की वजह से उनको मतदान नहीं कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि के कारण लोग उनको मतदान करें। ये सूचना आज हो रही थी। आप लोग को आखिरी तक उम्मीद है? लेकिन हम आखिरी तक नहीं, वो हम सिर्फ जीत चुके हैं। आप बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2030 वोट है, ज्यादा नहीं है। नहीं, वो आप कवर कर लेंगे उसको जी। एक अगली सीट है कोरबा, ये आप लोग के लिए नुकसान वाली सीट हो गई। 28,132 वोटों से सरोज पांडे जी पीछे चल रही हैं। ज्योत्सना महंत लगातार दूसरी बार सांसद बनने जा रही हैं। कहाँ चूक हो गई सरोज पांडे जी से? नहीं, आप तो कोरबा भी गए थे। मैं कोरबा भी गया था, लेकिन कोरबा का जो माहौल था वो बड़ा पॉजिटिव था जी। मुझे ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में मैं इस बात को मानता हूँ कि चरणदास महंत जी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन किस मामले पे चूक हुई है इसकी समीक्षा करना आवश्यक है पार्टी को। और मुझे, लेकिन अभी जो मैं सूचना मुझे अभी पता चला है कि करीबन 8 राउंड के लगभग बचा हुआ है। बड़ा लोकसभा है। हाँ, और कोरबा जो सिटी है उसकी गिनती बची हुई है, वो भी एक साथ गिन रहे हैं उसे भी, लेकिन वो थोड़ा सा अभी बचा हुआ है। तो अभी उम्मीद बरकरार है, क्योंकि सरोज पांडे जी को लोग बड़ी पसंद। मैं भी गया था कोरबा में, तो महिलाएं उनके साथ जिस प्रकार से सेल्फी ले रही थी, महिलाएं जिस प्रकार से उनको माला पहना रही थी, बुके दे रहे थे, तो उनको अपना आइडल मान रहे थे। और एक महिला जो देश भर में वो राष्ट्रीय नेत्री है, वो देश की एक बड़ी नेता है, वो राज्यसभा सांसद रही, 2 बार महापौर रही, वैशाली नगर जहाँ से भी मैं विधायक हूँ वहाँ से वो विधायक रही, प्रथम विधायक रही। उसके बाद वो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रही भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय सचिव रही, वर्तमान में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो एक बड़ी लीडर है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ जो है पार्टी का जो सिंबल है कमल छाप, और उनका खुद का जो व्यक्तित्व है और जो उनका भाग्य है वो भी हमेशा प्रबल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अंतिम दौर आते आते
भले हम अंतर कम से जीते 5,000 से, लेकिन सरोज पांडे की जीत निश्चित रूप से होगी। देर रात तक निश्चित रूप से देर रात तक जीत होगी। एक सीट बस्तर है, कवासी लखमा जी, आप यहाँ भी गए थे, घूमते घामते दौरा किए थे, महेश कश्यप के वोट मांगे थे। महेश कश्यप जी 49,831 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये सीट तो आप अपना मान रहे थे ना शुरू से? देखिए, वहाँ पे जब मैं धरातल पे गया और मैं कई गांव में मैंने वहाँ पे बैठकें ली, कई गांव में, और वहाँ पे जो कवासी लखमा है, कवासी लखमा ये बतलाने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं कि मैं तो आपके बीच का हूँ, मैं आपके बीच का हूँ, आप जैसे हो वैसे मैं भी हूँ। तो उसी प्रकार का बीड़ी पी लेना, सिगरेट पी लेना, उसी प्रकार का उनके साथ बैठ के शराब पी लेना, ये सब चीज़ नौटंकी उन्होंने किया। लेकिन वहाँ की जनता आदिवासी है, जंगल में रहने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद कवासी लखमा से उनका सवाल था कि आप हमारे जैसे हो, हमारे बीच के हो, उसके बावजूद जो है आपने हमारे क्षेत्र में या हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे परिवार के लिए आपका क्या योगदान है, ये प्रश्न उनके साथ था। और वो प्रश्न कहीं ना कहीं 50,000 प्लस में महेश कश्यप दिख रहे हैं। जी, ये भी बड़ा चीज़ है। सरगुजा चिंतामणि महाराज कांग्रेस से बीजेपी आए थे और 64,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहाँ जो हमारे विधायक हैं जी, राम कुमार टोपो, लक्ष्मी रजवाड़े जी, और जितने हमारे जो लोग हैं जी, वो राजेश अग्रवाल जी, ये सारे जो लोग हैं ये बड़े एक्टिव विधायक हैं और सभी का अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा दखल। और चिंतामणि महाराज जी का अपना खुद का व्यक्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी इकाई से लेके जिले तक और जिले से लेके प्रदेश तक किसी की योग्यता को पहचानते हैं, उसके बाद ही एक किसी को मंडल का अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन अगर चिंतामणि महाराज जी को अगर टिकट मिला तो उनकी कोई ना कोई बड़ी योग्यता रही है जी। और उनके व्यक्तित्व को देख के ही उनका जो जनता का प्यार उनके प्रति जो है वहाँ लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। और वो हमारी पार्टी को, पिछले बार हमारी पार्टी को उन्होंने, हमारी पार्टी के साथ नहीं थे तो वो निराशा थी उनको, लेकिन इस बार हमारी पार्टी के साथ है तो हमारी पार्टी के लोगों ने हाथों हाथ लिया है और जनता ने भी हाथों हाथ लिया है, जिसके कारण 64,000 प्लस से हैं। जी, आपके सीएम साहब की सीट आ गई है रायगढ़ जी। ओपी चौधरी जी यहाँ से विधायक है, मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और विष्णुदेव साय जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। राधेश्याम राठिया जी 2,36,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ भी गए होंगे प्रचार करने आप? अभी वोट और साए बढ़ेगा वोट अभी साए बढ़ेगा जी। और अभी जो ये आंकड़ा और जाएगा, साए 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी साए। और आप ये उनका व्यक्तित्व का कमाल देखिए, हमारे साए साहब की, मुख्यमंत्री जी की, उनके व्यक्तित्व का कमाल है कि 2,96,000 मतों से हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं जी। तो ये, और वहाँ पे हमारे ओपी चौधरी साहब, उनका व्यक्तित्व करिश्माई व्यक्तित्व है। रायगढ़ के लोग, मैं रायगढ़ में खुद गया था वहाँ पे बैठक लेने के लिए जी। तो वहाँ पे लोग ओपी चौधरी जी को अपना भगवान मानते हैं कि उनके बीच का कोई व्यक्ति जो है उनकी सुनता है। विष्णुदेव साय जी को अपना भगवान मानते हैं, वो कि एक सरल व्यक्ति हैं जो कभी भी आधी रात को, चाहे वो हो, चाहे उनकी पत्नी हो, उनके परिवार के लोग हैं, सरल और सहज रूप से रायगढ़ वासियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो रायगढ़ की जनता ने विष्णुदेव साय जी को एक गिफ्ट के रूप में वो रायगढ़ की लोकसभा सीट दी है जी। एक सवाल रह जाता है, अभी बृजमोहन अग्रवाल जी चले जाएंगे दिल्ली, मंत्रिमंडल की एक सीट पहले से खाली है और बृजमोहन अग्रवाल जी की सीट खाली हो जाएगी, 2 सीट। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैं उस समय जब आलोक जी मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा था कि भाई कमेंट आ रहे हैं कि रिकेश सिंह को मंत्री बनाया जाना चाहिए। देखिए, कहीं सुगुगाहट आई, कहीं फोन कहीं चर्चा वर्चा? मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो ज़्यादा बहुत कुछ सोचता नहीं है। उसको जो पद देना है, उसको मान प्रतिष्ठा जो मिलना है वो पार्टी तय करती है, पार्टी योग्यता के हिसाब से करती है। और मेरे जो चाहने वाले जो हैं उनसे निवेदन मेरा ये है जी कि मैं इस कम उम्र में, 45 साल की उम्र में मैं जो है विधायक बन गया। लोगों को 60 साल लगते हैं, 65 साल लगते हैं, आप सबको संतुष्ट हो जाना चाहिए। मैं विधायक के रूप में इतना अच्छा वैशाली नगर आपको सजा के दूंगा और जनता को लगेगा कि हमारा वोट व्यर्थ नहीं किया है, क्योंकि अभी तक मैं इलेक्शन मोड में था। सितंबर से लेके आज ये जो 4 जून तक मैं इलेक्शन मोड में था, लगातार इलेक्शन चल रहे थे, जिसके कारण व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। इस बीच में जितना काम कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया है। अब कल के बाद से इलेक्शन आज खत्म हो गया,
देखिए आपके लिए कमेंट आ गए भैया, कोई सुमन कुमार यादव है, एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ भाई जल्दी, टीचर भर्ती निकालो 33,000। मैं आपको मंत्रिमंडल की बात चल रही है, मैं सुमन, क्या नाम है? सुमन कुमार यादव जी। सुमन यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। सुमन यादव जी, आप मेरे विधानसभा के क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे जाइए और देखिए। मेरा पहला प्रश्न मैंने लगाया था, अनुज शर्मा जी पूछे थे। जी। मैं उस दिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंच पाया था, तो मेरे क्वेश्चन को मैंने अनुज को कहा था कि अनुज शर्मा जी को कि मेरे क्वेश्चन को आप उठाइए, और उन्होंने मेरे क्वेश्चन को उठाया और कहा कि मैं विकेश सेन का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी विकेश सेन जी की तरफ से। तो उन्होंने ये कहा था कि बताइए आप ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, शिक्षा मंत्री हैं आप, कि 33,000 भर्तियों का आप कब तक जो है उसको निकालेंगे, प्रक्रिया को कब चालू करेंगे? तो उन्होंने कहा जल्द करेंगे। तो अनुज शर्मा जी ने फिर कहा कि मुझे विकेश सेन जी ने कहा है कि आपसे एक समय सीमा तय की जाए। तो उन्होंने कहा कि नवंबर महीने तक, नवंबर महीने से पहले तक हम इसकी प्रक्रिया चालू कर देंगे। तो सुमन यादव जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं मिनिस्टर बनूं या ना बनूं, या मैं ये तो सोचता ही नहीं हूं, लेकिन आपकी जो सवाल है इसका जो जवाब है, आपको नवंबर महीने में प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में है। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, और 2025 वाला जो साल होगा वो डेवलपमेंट साल होगा, भर्ती वाला साल होगा बीजेपी सरकार में। तो 25 को लेकर स्ट्रेटेजी अभी से बन गई होगी आप लोग के पास में, क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव आ जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो वित्त मंत्री हैं जी, बहुत काबिल हैं, कलेक्टर रहे हैं, IAS रहे हैं, और वो एक एक दिन जो है युवाओं के विषय पे सोच रहे हैं। एक एक जो दिन है वो किसानों के लिए सोच रहे हैं। एक एक दिन जो है वो किस प्रकार से हम रोजगार दें, वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, हमारे नगरीय निकाय मंत्री, पूरे कैबिनेट बैठ के, हमारे पूरे विधायक दल बैठ के जो है तय कर रहे हैं कि हमको लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर कब देने। तो उसके हिसाब से जो है अब एक एक प्रक्रिया चालू होगी। और निश्चिंत रहिएगा, ये जो विष्णुदेव साई जी की सरकार है जी, और साए लोगों के, गरीबों के जो तकलीफ है उसको दूर करने का काम हम करेंगे जी। एक अभिषेक मिश्रा नाम के शख्स ने कमेंट किया है कि रिकेश भैया रोड बनवा दीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बारिश में कुरुद में। अब ये अभिषेक मिश्रा पार्षद तो नहीं होंगे आपके शांतिनगर वाले जिन्होंने कमेंट किए हैं? मैं कुरुद रोड की कोई समस्या बता रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज़ादी के बाद से जी जो कुरुद गाँव है उसका डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाया जी। कुरुद गांव में दो बड़ी समस्याएं हैं जी। एक तो वहां पे मकान है, कम से कम 3,000 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। अभिषेक जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे होंगे, इसको गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचाइए। वो 3,000 मकान के लोगों को अभी तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है जी। और वो मेरा पहला प्रयास है कि सबको पट्टा मिल जाए या सबकी रजिस्ट्री हो जाए, उनका मालिकाना हक हो जाए। और क्योंकि जो उसमें भूपेश बघेल जी सरकार आते ही उन्होंने ये काम ये किया कि सभी मकान, मालिकाना हक वाले जो मकान थे उसको उन्होंने उस पे डाल दिया, नजुल पे डाल दिया, आबादी से हटा दिया। तो पहला काम मैं वो करने जा रहा हूँ। और दूसरा, कुरुद वासियों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैंने 8 करोड़ रुपया सड़क और नाली के लिए PWD विभाग से सिर्फ कुरुद गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए मैंने सैंक्शन कराया है, जो सिर्फ आचार संहिता की वजह से, ये 3 महीने की वजह से वो काम नहीं हो पाया है। मैं आचार संहिता 10 तारीख तक हट जाएगी, 10 तारीख के बाद जो है हम काम करना पुनः चालू कर देंगे। आपके चेहरे खिलने वाले एक बढ़िया सवाल आया है, एक बढ़िया कमेंट आया है। नीलू ब्रो छत्तीसगढ़िया करके एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि आने वाले समय में हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में दिखना चाहते हैं। देखिए चेहरे खिल गए। नहीं भैया, नीलू भाई 45 साल नीलू ने जो वो है ग्रुप है, उसने बड़ा नीलू ब्रो छत्तीसगढ़िया इनकी आईडी है। देखिए, राजनीति में कोई आता है जी, तो ये हमेशा लोग संतुष्ट होने के लिए नहीं आते हैं जी। पहले पार्षद था मैं, तो चाहता था कि भाई मैं जो है विधायक बन जाऊं जी। विधायक बन गया हूं तो बिल्कुल चाहूंगा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं जी। अब मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो चाहूंगा प्रधानमंत्री बन जाऊं। लेकिन मैं जिस पार्टी में हूं, ये भूमिका तय करना मेरी पार्टी का काम है, मेरा नहीं है। आपने मेरे लिए अच्छा सोचा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और कभी मैं मुख्यमंत्री बना तो आपसे जरूर मिलने आऊंगा। चलिए, ये एक देवराज साहू हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं भैया कि हसदेव का मुद्दा उठाइए, हसदेव जंगल का मुद्दा उठाइए।
कटने वाले हैं फिर से पेड़, ऐसा चर्चा है, और आपकी सरकार आ गई है। लोग आप लोग की सरकार से ज़्यादा अपेक्षा करें कि भैया बीजेपी सरकार में तो ये ना कटे, ऐसी वो कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपका स्टैंड क्या है? बिल्कुल, हसदेव के मुद्दे पे मैं खुद व्यक्तिगत रूप से बड़ा गंभीर हूँ जी, और आपके उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अशोक ध्रुवे हैं, इससे पहले और भी कमेंट आ रहे हैं। हाँ, हसदेव के विषय पे मैं बता देना चाहता हूँ, विधानसभा में मेरा प्रश्न रहेगा जी, और मैं, क्योंकि वही एक ऐसा मंदिर है विधानसभा के जहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हाँ, सरकार रहेगी वहाँ पे। मैं भले सत्ता पक्ष का पार्षद हूँ, लेकिन आपके इस विषय को मैं जरूर विधानसभा में ये प्रश्न उठाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हसदेव का जो जंगल है, हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान है, वो बिल्कुल कटने ना पाए, उस पर रोक लगी रहे और हमें हमारा जंगल वापस मिले। विक्रम पात्रे जी लिखते हैं कि रिकेश सेन जी बहुत जोरदार हैं, 1 नंबर के विधायक छत्तीसगढ़ के। ये इन्होंने कमेंट है, ये कमेंट भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ऐसा मुझे मानते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और बाकी ओवरऑल आप बता दीजिए, सीट छत्तीसगढ़ की 11 है कि अभी भी 10-1 पे रहेंगे? नहीं, 11 सीट आएगी जी, और कहीं कोई शंका कुशंका नहीं है। सीट फंसी आपकी उसको भी देख लेते, कोरबा सीट, यहाँ तो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, 29,569 हो गए। सरोज पांडे जी 29,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। मुझे याद है कि कई ऐसे नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को यूट्यूब पे भी मैं सर्च करते रहता हूँ जी, जिनकी रैली निकल जाती है, लास्ट में फ़ोन आता है निर्वाचन से कि आपकी एक पेटी बच गई थी और आप आइए, आप इसमें आप चुनाव हार चुके हैं। तो ये भी परिस्थिति कभी कभी आती है, और राजनीति में इतनी जल्दी अंतिम निर्णय तक जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता जी। मैं 41,000 से जीत चुका था, लेकिन मैं जब तक अपने आप को जीत नहीं माना था, जब तक मुझे मेरे हाथ पे निर्वाचन का सर्टिफिकेट ना मिला हो, और उसका सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद जब तक मैं वो कैंपस को पार करके अपने घर नहीं पहुंच गया, तब तक मैं नहीं माना था कि मैं जीत चुका हूं। तो इसलिए राजनीति में कभी भी कोई भी उलटफेर हो सकता है, और अभी कई पेटियां खुलना बाकी हैं। मेरे पार्षद चुनाव में 25 साल के कैरियर में आखिरी पेटी पे ही फैसला होता है। अच्छा, पहला चुनाव, हाँ, अभी लास्ट टाइम भी आप जब लड़े, पहला चुनाव में लड़ा था तो मैं 9 वोट से जीता था। 20-21 साल जो चुनाव लड़े थे जी, 21 साल की उम्र में, देश का सबसे कम उम्र का पार्षद था जी। तो 21 साल की उम्र में मैंने आखिरी पेटी में 9 वोट से मैं चुनाव जीता था। दूसरा चुनाव तो बड़े अंतर से जीता। तीसरा चुनाव में भी आखिरी पेटी था जो 66 वोट से मैंने चुनाव जीता था। आखिरी पेटी का खेल था, आखिरी पेटी का। चौथा चुनाव तो फिर भारी अंतर से जीता। पांचवा चुनाव फिर थोड़ा सा कम अंतर से जीता, लेकिन वहां भी आखिरी पेटी खेल था। वहां भी आखिरी पेटी का खेल था। तो इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप देखेंगे एक चुनाव में महासमुंद में अभी दामोदर साहू जी मात्र 16 वोट से आगे थे। हाँ, एक समय था जब आगे तो अब लोकसभा चुनाव में भी 1 वोट भी महत्व है। हाँ, ये आप समझना पड़ेगा राजनीतिक दल के लोगों को जी, जो हाथ हिला के कैंपेनिंग करके चले जाते हैं। आपको घर घर तक जाने की आवश्यकता है जी। और जो लोग चुनाव जीत जाते हैं उनको घर घर से रिश्ता बनाने की आवश्यकता है, उनकी पूछ परख करने की आवश्यकता है। और आप कितने भी बड़े नेता हो जाओ, आप दुनिया की चमक में चले जाओ, लेकिन अपने क्षेत्र को मत छोड़ो, अपनी जनता को मत छोड़ो, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी दिखनी चाहिए। विनायक यादव जी बोल रहे, रिकेश भैया कृपया छत्तीसगढ़ी में उठाना का ले विनायक भैया ते बोले हल तोला जोहार है, जय जोहार है, जय जोहार। और विनायक भैया ते टेंशन मत ले, मैं एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी हूँ। का कहूँ, यशवंत हिंदी बोली तो मैं हिंदी में बोलते हूँ, हिंदी में कर डले। हाँ, अब छत्तीसगढ़ी, लेकिन मैं आप एकदम छत्तीसगढ़ी भाषा में। अभी मैं सुबह बासी खा के आया हूँ कि दिन भर खाली पेट रहना, बढ़िया नींद तक वहाँ थे बासी खाए के बाद। अरे एक बढ़िया कमेंट आया आपके लिए। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई आपके कारण, कहीं लेकर नहीं जा पा रहा हूँ। पार्क भी नहीं जा पा रहा हूँ घूमने। हंसकी फुसकी कोई आईडी है, उस पे आईडी पे कमेंट आया ये। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप उससे शादी करो, और उसके बाद वैष्णो देवी यात्रा पे फ्लाइट से मैं आपको भेजूंगा, दोनों को, आपको बहू को। इसलिए जो है गर्लफ्रेंड बना के उसे घुमाओ मत, सीधा शादी करो। शादी करके मेरे तरफ से वैष्णो देवी माता के दरबार दर्शन करने के लिए जाओ। जी जी जी, ये पार्क वाला एपिसोड बड़ा लंबा चला आपका। हाँ, कल मैं चेन्नई से लौटा रात को। यशवंत जी आपको बताना चाहता हूँ, राजनांदगांव से 5 चिट्ठी थी, 3 चिट्ठी बिलासपुर से थी, 2 चिट्ठी दुर्ग से थी, और 1 अंबिकापुर से चिट्ठी थी, जिसमें सेम उस गार्डन वाले का उल्लेख किया गया। उसमें कोई पेपर की कटिंग लगी हुई थी,
उन्होंने कहा कि एक गार्जियन के रूप में जो आपने समझाइश दी गार्डन वाला हाँ, वो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपके विधानसभा का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। क्योंकि अधिकतर जितने भी गार्डन है उसमें ऐसे ही कपल्स घूमते रहते हैं। कुछ कपल अच्छे हो सकते हैं, कोई मंगेतर हो सकता है, कोई अच्छे वातावरण में बात करने आ सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जो अश्लील हरकतें हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता करने वाला विषय है। तो वो कहीं ना कहीं जरूरी भी था आपके लिए, वो जरूरी था। और मैं तो मुझे वोट की राजनीति की वजह से मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपके कामों से भले आपको लोग ट्रोल करे, वोट ना दे, मुझे चल जाएगा, स्टैंड रहेगा सही के साथ। मैं स्टैंड लेके चलूंगा। जैसे भी आपको बता दूं, संडे मार्केट को लेके एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जैसे ही मैं वो कार्रवाई करूंगा, लोग बोलेंगे कि अब तो विकेट सेन हार जाएगा, क्योंकि हमारा इतना तोड़वा रहे हो क्या? मैं ऐसी बड़ी तोड़फोड़ करने जा रहा हूँ जो भिलाई के इतिहास में पहली बार होगा। संडे मार्केट परेशान तो है, इसलिए हमने परसों और वीडियो डाला। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में 3 महीने से आचार संहिता थी। वहां के लोगों को जो नागपुर से आते हैं यहाँ धंधा करने के लिए, उनको ये मालूम था कि विकेट सेन अब एक्टिव हो नहीं सकते, क्योंकि जनप्रतिनिधि को अभी आचार संहिता में एक्टिव होने का अधिकार है नहीं। प्रशासन उनकी बात मानेगा नहीं, उठा रहे हैं। प्रशासन जो है इलेक्शन कराने में बिजी है, तो उन्होंने फायदा उठा के फिर से 2 संडे से बीच डिवाइडर में आ गए थे जी। जो एक बड़ी कार्रवाई इस संडे तक होने की संभावना है। एक सालिग्राम साहू लिख रहे हैं कि भैया नशाबंदी बहुत ज्यादा हो गया भिलाई में, उसे बंद कराने के लिए क्या कर रहे हैं? उसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, आप आंसर दे दीजिए। नशाबंदी क्या नाम है? ये सालिग्राम साहू जी हैं। सालिग्राम भैया तो एक बात बताता हूँ मैं, हाँ जी, कि ये जो नशाबंदी कोई एक व्यक्ति बंद नहीं करा सके, एमा जन सहयोग से हुई। जैसे सब जन कहा है आजकल व्हाट्सएप पे पेड़ लगाओ कहा थे, स्टेटस डाला थे, लेकिन जो स्टेटस डाला तो खुद पेड़ नहीं लगाते। उसने ही नशाबंदी पर सबके सहयोग की आवश्यकता है, और सबके सहयोग से ही सब काम हो सकते हैं। सब जन कहा थे जानवर वन पर जो है व्हाट्सएप पे चला थे, जानवर वन पर जो है पानी पिए के बनाओ, लेकिन जो व्हाट्सएप में डाले थे वो खुदे नहीं कर रहे थे। तो ये चिंता के विषय है। कोई भी अपराध जो है सबके सहयोग से होते। मैं अपन क्षेत्र में बंद करा दूं, ये तोला मैं वादा कर रहा था सालिक भैया, विधानसभा में कंप्लीट हो जाएगी। आलोक जैन जी पूछ रहे हैं कि भैया आप कभी छुट्टी मनाते हो कि नहीं मनाते हो? आलोक जैन जी देखिए, ऐसा है कि मेरी जो पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी ना बैठते हैं ना बैठने देते हैं, आपको पता है। हमारी पार्टी 24 घंटे एक्टिव रहती है। अभी हमको देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ जवाबदारी मिल जाएगी। अभी लगातार हम काम पे काम कर रहे ही जा रहे हैं अभी, तो लगातार जो है पार्टी जैसा दायित्व देती है तो काम करना है। और जनता ने अगर आपको इतना बड़ा मैंडेट से जिताया है तो घर बैठने के लिए नहीं दिया, आपको काम करते रहना चाहिए, उससे आपको डबल एनर्जी आती है। अंत में 2 सवाल, रिकेश भैया रोजगार मेला कब लगवा रहे, कोई गंगोत्री साहू वे पूछ रहे हैं। और दूसरा सवाल, कैबिनेट मंत्री कब बन रहे हो? गंगोत्री साहू जी का पहला जवाब देना चाहता हूँ कि मैं अकेला ऐसा विधायक हूँ पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जो अभी तक मैंने 4000 लोगों को नौकरियां दे दी है रोजगार मेला के माध्यम से, जिसपे मैंने रुंगटा R1 में मैंने लगाया था, रुंगटा R2 में लगाया था, खंडेलवाल भवन में लगाया था। तो गंगोत्री दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी R1 में 10 तारीख के बाद फिर से एक मैं लगाने वाला हूं। और सभी गृहिणियों को बता देना चाहता हूं कि बाबा दीप सिंह नगर में वैशाली नगर विधानसभा के सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा कॉलेज है वहाँ पे CV रमन कॉलेज, वहाँ पे हमने कंप्यूटर क्लास निःशुल्क चालू की है सभी उन गृहिणियों के लिए जो कंप्यूटर सीखना चाहती है। ये भी पूरे छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा होगा जो इतने बड़े तादाद पे एक साथ 200 लोग सीख रहे हैं। तो ऐसा हमने बहुत सारी पहल इस 6 महीने में की है। और गंगोत्री दीदी आप जल्दी से रोजगार मेले में आइएगा, आपका स्वागत है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वैशाली के विधायक रिकेश सिंह जी ने लगभग सब लोग के सवालों के जवाब दे दिए हैं, और सवाल अगर करते रहे तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, लेकिन अभी व्यस्तता भी है, आज उन्हें काउंटिंग पर भी जाना है, उनके समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि विजय बघेल बड़ी लीड से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और जीत गए हैं, बोल सकते हैं। बिल्कुल जीत चुके हैं, हम फटाके फोड़ने जा रहे हैं। यशवंत जी, 3 लाख से विदा लेना चाहते हैं। शुक्रिया।